हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है मिनिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू की ये शॉर्ट फॉर्म होती है S/T। मतलब हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 1 में कि पहले हम इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर जैसे x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, एक पर y को 0 करके x की निकाल ली। तो ये मैंने ये एक बॉक्स बना लिया इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ का। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज़ का बना लेना, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। कैलकुलेशंस आप कर लेना, तो आप देखो कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया 4,3। फिर हमें क्या करना होता है, इसका ग्राफ बनाना होता है। फिर मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे, जैसे यहाँ पे x जब 0 है तो y कितना है 5, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया 0,5। और जब x 10 है, जब x 10 है तो y कितना है 0, तो ये पॉइंट आ गया 10,0। इन दोनों को मिला के हमारे पास एक लाइन बन गई। ऐसे ही इन वैल्यू से एक ये दूसरी लाइन बन गई, ठीक है। अब जब फिर हम देखते हैं कि हमारे पास शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा। शेडेड पोर्शन पे ही हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर शेडेड पोर्शन गलत आ गया तो आंसर वाली वैल्यू भी गलत आएगी। तो शेडेड पोर्शन कैसे हम डिसाइड करते हैं, जैसे ये इनइक्वालिटी है, हम इनमें कोई भी पॉइंट पुट करते हैं। हम कौन सा पॉइंट पुट करते हैं जो लाइन के ऊपर ना हो, जैसे ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट नहीं होएगा हम वो वाला पुट करेंगे। फॉर कन्वीनियंस हम कौन सा ले लेते हैं 0, 0, बिकॉज 0, 0 इस लाइन के ऊपर नहीं है। 0, 0 जब हम पुट करेंगे तो ये फिर 0 ग्रेटर देन 10 विच इज़ ट्रू और फॉल्स। दिस इज़ फॉल्स। यहाँ पे 0, 0 पुट करेंगे 20, 0 लेस देन 24, ट्रू। एंड ये कंडीशंस हमें बता रही हैं कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होएगा। तो फिर ये जो इनइक्वालिटी थी ये फॉल्स रिजल्ट दे रही थी जब मैंने 0, 0 पुट किया। डैट मीन्स ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। तो फिर मेरा ये क्या हो गया, कॉमन पोर्शन। ये कॉमन पोर्शन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो फिजिबल रीजन आया है इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, A, B एंड C। ये हो गए इनके कॉर्नर पॉइंट्स। A के कोऑर्डिनेट्स थे 0,5 जैसे हम ग्राफ से देख सकते हैं। B था इंटरसेक्शन पॉइंट जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी 4,3 एंड C था 0,6। अब ये वैल्यूज़ हमने Z में पुट की, Z में पुट करके ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था मिनिमाइज़ मतलब हमें Z की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2300। डैट मीन्स Z की मिनिमम वैल्यू है 2300 एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये बाउंडेड रीजन था तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें उन्होंने हमें मिनिमाइज़ भी करने को बोला है, मैक्सिमाइज़ भी करने को बोला है। इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज़ भी करना है, मैक्सिमाइज़ भी करना है। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। पहले इनको इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट किया, वैल्यूज़ निकाल ली। ये आप इजीली निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना, वैसे तो आप लोगों ने ऐसी इनइक्वालिटीज़ +1 में भी डिस्कस की हुई हैं बच्चे। ये ओरिजिन से पास करेगी। जिस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म 0 होती है, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म थी 60, इसमें 10, इसमें है ही नहीं मतलब 0 है, वो इक्वेशन डेफिनेटली किससे पास करती है, ओरिजिन से। तो इसमें जब हम x पुट करेंगे 0 तो y कितना आएगा 0। अगर y 0 लेंगे तब भी x 0 आएगा, मतलब एक ही पॉइंट मिला। फिर हम कोई और पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने x को 10 कर दिया, अगर x को 10 करूँगी y 10 आ गया, x को 50 कर लिया। ज़रूरी नहीं है तीसरा पॉइंट और लेना है, आपकी मर्ज़ी है। लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो मत लो, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो डेफिनेटली ये इक्वेशन किससे पास करेगी, ओरिजिन से। एंड अगर आपने ग्राफ में ये इक्वेशन ओरिजिन से पास ना करवाई तो आपका ग्राफ वो गलत माना जाएगा। अब फिर हमने इन बॉक्स के हिसाब से, इन वैल्यूज़ के हिसाब से ये ग्राफ बना लिया। ये आप खुद ही बना लोगे। बस ये ध्यान में रखना कि जैसे ये इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, देखो
ठीक है। फिर वैसे ही हम चेक करेंगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे 0 0 पुट करो, 0 < 60, ये ट्रू है। बच्चे आपको तो प्रॉपरली लिखना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 1 में सिखाया था। अब मैं आपको प्रॉपरली लिख के नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो और एग्जाम्पल 1 में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ से आइडिया ले सकते हो। आपको प्रॉपरली लिखना है कि आप कैसे पॉइंट चूज़ कर रहे हो, कैसे ट्रू हो रहा है, कैसे फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे 0 पुट करोगे 10, 0 > 10, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे बच्चे 0 0 पॉइंट नहीं चूज़ करना। ये +1 में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। क्यों नहीं चूज़ करना 0 0 पॉइंट? क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जैसे ये लाइन है कि आपको कोई ऐसा पॉइंट चूज़ करना होता है जो लाइन के ऊपर ना हो, पर इस लाइन के ऊपर ये 0 0 है। तो फिर जब आप ये वाली लाइन डिसाइड करोगे कि ये लाइन ऊपर वाली तरफ शेड कर रही है कि नीचे वाली तरफ, तो आपको 0 0 नहीं चूज़ करना है, आप कोई भी और पॉइंट चूज़ कर सकते हो। यू कैन चूज़ एनी पॉइंट अदर देन 0 0 एंड ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन। वो सारे पॉइंट्स को छोड़ के जो इस लाइन के ऊपर है, आप कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैंने चूज़ कर लिया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, लेकिन हम इस लाइन को डिसाइड कर रहे हैं ना, इस लाइन के ऊपर तो नहीं है ना ये वाला पॉइंट 0, 10। ज़रूरी नहीं है 0, 10 लेना, आप कोई भी और ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो इस लाइन के ऊपर ना हो। जैसे मैंने 0, 10 लिया, इसमें पुट करवाया 0 < 10, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ये हमारे पास हुआ ट्रू। तो डैट मीन्स ये जो लाइन है ये पक्का ऊपर की तरफ शेड होएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ वाला पॉइंट पुट करके ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, बाकी सारा पोर्शन, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस इस लाइन की वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। फिर वैसे ही आप शेडेड पोर्शन देख लेना, जैसे ये ट्रू था तो फिर ये लाइन नीचे की तरफ आई, ये लाइन ऊपर की तरफ आई। क्यों? क्योंकि ये 0 0 पुट करके फॉल्स रिजल्ट दे रही थी। तो अल्टीमेटली ये शेडेड पोर्शन कॉमन पोर्शन हो गया। इसके आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। जैसे ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट कैसे निकालोगे? ए पॉइंट इस लाइन मतलब x = y मतलब थर्ड इक्वेशन एंड इस लाइन, ये वाली लाइन मतलब x + y = 10 मतलब सेकेंड इक्वेशन। जो ए पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है सेकंड एंड थर्ड का। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। आप वो निकाल के आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। ऐसे ही जो ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है x = y मतलब थर्ड इक्वेशन एंड इसका ये कौन सी है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। जो बी पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है फर्स्ट एंड थर्ड का। उसके आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो कोई भी मेथड लगा के, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमने ये सारे देखे 4 कॉर्नर पॉइंट्स बनने थे A B C D। इनके यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, इनकी वैल्यूज़ लिख ली। इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 60 एंड मैक्सिमम कौन सी है 180। ठीक है, अब ऐसे ही है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4, उसकी ये स्टेटमेंट है। हम पहले क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, हम पहले इनको इक्वालिटीज़ में चेंज करेंगे, फिर ये बॉक्स बना लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राफ बना लोगे। ये अब आप खुद करना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। बस इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है बच्चे कि इसका जो आपके पास फिजिबल रीजन बनेगा वो अनबाउंडेड बनेगा। ये लाइन नहीं बनेगी आपके पास, ये लाइन बाद में बनेगी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है ना, इसके बिना आपका ग्राफ बनेगा। ये डॉटेड लाइन कहाँ से आई, क्यों आई, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपके पास फ़िलहाल ये 3 लाइन्स बनेंगी एंड इनका ये कॉमन पोर्शन ये आएगा। अब साफ दिख रहा है कि ये कॉमन पोर्शन अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड मतलब इसकी बाउंड्स ही नहीं है, ये आगे आगे चले जा रहा है, हमारी कॉपी से भी बाहर निकल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, पहले तो वैसे ही करना है आपको। इसके कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, A B C D, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, A B C D, चारों पे वैल्यू निकालो। ठीक है, तो उन्होंने स्टेटमेंट में मिनिमाइज़ करने को बोला था, तो मिनिमम वैल्यू देख लो। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -300। अब अगर तो सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन रीजन मतलब फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड होता तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, -300 के आ जाते मिनिमम वैल्यू एंड ये हमारा आंसर होता। लेकिन जब भी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू हो। मतलब ये वैल्यू मिनिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वी हैव 2 केसेस,
या तो यही मिनिमम वैल्यू होएगी या फिर कोई भी नहीं होगी। जब भी अनबाउंडेड रीजन होता है तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो वैल्यू आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू हमारी ऑप्टिमल वैल्यू हो, वो वैल्यू ऑप्टिमल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बाउंडेड रीजन के केस में वो हमेशा ही ऑप्टिमल होती हैं, अनबाउंडेड रीजन के लिए वो ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए हमें आगे एक टेस्ट करना पड़ता है। वो टेस्ट से हमें पता चलता है कि क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं, या तो यही एग्जैक्ट वैल्यू होएगी या फिर हम बोलेंगे कि कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी ऑप्टिमल वैल्यू। वो कैसे करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा -300 में और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 सिंस द रीजन इज अनबाउंडेड, क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। सो -300 में और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ z। टू डिसाइड दिस इशू, इस इशू को डिसाइड करने के लिए कि क्या ये एक्चुअली मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, हम क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी ग्राफ करेंगे। ये इनइक्वालिटी आई कहाँ से, बहुत ध्यान से सुनना। हमेशा जब भी रीजन अनबाउंडेड हो तो आपको लेना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है -50x + 21, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो भी आपके पास वैल्यू है, -300 आई तो उसके राइट हैंड साइड पे मैंने क्या लिख दिया, -300। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, जो आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाने से वैल्यू आई। बीच में मैंने डाला है लेस देन का साइन। अगर तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आएगा लेस देन का साइन। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन। ये आपको ध्यान में, जब भी अनबाउंडेड प्रॉब्लम हो एंड आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ से जो वैल्यू मिली है क्या वो सही में ऑप्टिमल वैल्यू है कि नहीं, तो क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लो। साइन यहाँ पे लेस का आएगा या ग्रेटर का। लेस का तब आएगा अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ग्रेटर का आएगा। यहाँ पे वो वाली वैल्यू रखनी है जो यहाँ से ऑप्टिमल होएगी, मतलब मिनिमम कौन सी थी, -300, तो यहाँ पे -300। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो आपको साइन लगाना है वो स्ट्रिक्ट लेस का लगाना है या स्ट्रिक्ट ग्रेटर का। ये साइन नहीं एक्सेप्टेबल, ना ही ये साइन एक्सेप्टेबल है। स्ट्रिक्ट लेस लगाना है या स्ट्रिक्ट ग्रेटर लगाना है, फिर आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, इसका ग्राफ बनाओ जैसे बनाते हो। अब क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है ना, तो हमने +1 में सीखा हुआ है ना, जब हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। जो ये डॉटेड लाइन है वो इसकी है। देखो जब x 0 है y 15, जब x 0 है y -15 था। जब x 0 है तो y क्या था, -15 था। तो x 0 कर दिया मैंने, y -15, ये बहुत नीचे तक जाएगा, मैंने मतलब आइडिया से यहाँ पे लगा दिया। जब x 6 है तो y कितना है, 0, x 6 y 0। इनको मिलाया मैंने डॉटेड लाइन से। क्यों मिलाया डॉटेड लाइन से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी थी, ठीक है, सॉरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, मतलब इक्वालिटी नहीं थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, तो डॉटेड लाइन से मिला दिया। डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फिर देखो कि ये लाइन किस तरफ शेड हो रही है, कैसे, कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो। से 0 0 चूज़ किया मैंने, 0 0 पुट किया, 0 लेस देन -300, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो डैट मीन्स ये लाइन किस तरफ शेड होएगी, इस तरफ, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो इस तरफ। अब ध्यान से सुनो, हमारा जो पहले फिजिबल रीजन था वो ये था सारा, एंड ये लाइन इस तरफ शेड हुई। जो हमने अब लाइन बनाई है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन, एंड जो हमारा ऑलरेडी फिजिबल रीजन था, उनमें ये कॉमन पॉइंट्स आ गए ना। जो फिजिबल रीजन था हमारा, एंड जो हमने क्या किए,